हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने सारे इंसुलेटर्स के टाइप कवर अप कर लिए थे। अगर इंसुलेटर का पार्ट कितने हैं और कौन कौन से तरीके के इंसुलेटर हमारे पास अवेलेबल है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा। मैं इसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आज का हमारा टॉपिक है सबस्टेशन के इक्विपमेंट, यानी सबस्टेशन में हमारे कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ आपको। पहले तो बता देता हूँ कि सबस्टेशन में आपके कौन-कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो जहाँ से आपका जनरेशन हो रहा है, वहाँ से लेके सबस्टेशन तक आपकी पावर कौन लाता है? आपकी लाइन लाती है। और अब उसे हम टेक्निकल टर्म में उसे हम बस बार कहते हैं, बस बार। ठीक है? तो बस बार एक इक्विपमेंट हो गया सबस्टेशन का। इसके अलावा हम ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास अर्थिंग स्विचेज़ होती है, आइसोलेटर्स होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, फ्यूज होती है, लाइटिंग अरेस्टर्स होता है। ठीक। और इसके अलावा हमारे पास शंट कैपेसिटर और रिएक्टर्स होते हैं, फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं। तो कुछ ऑक्सिलरी सप्लाईज होती है सबस्टेशन में, वो भी सब इक्विपमेंट ऑफ सबस्टेशन में हमारे यूज होते हैं। और इसके अलावा मेन जो हमारा कंट्रोलिंग पार्ट है, उसके लिए हमारा कंट्रोल रूम अवेलेबल होता है। तो आज हम लोग इसी इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इक्विपमेंट में बस बार। तो बस बार का मतलब क्या है? बस का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये बस का मतलब आपके लिए क्या है? एक ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया। इसी तरीके से पावर को एक जगह से दूसरी जगह को आपको अगर ट्रांसफर करना है, तो आप ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं। और यही ट्रांसमिशन लाइन आपकी एक तरीके से बस कहलाई जाती है। ओके। तो बस बार क्या होता है? बस बार अगर आपकी एक से ज्यादा लाइन जा रही है, एक से ज्यादा अगर लाइन जा रही है, तो वो आपकी बस बार कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक बस जो होती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कलेक्ट करती है एक एट दी वन लोकेशन, और बस बार कंडक्टर के थ्रू उस करंट को हम लोग फ्लो करते हैं, उस पावर को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। इसी तरीके से हमारा बस बार यूज होता है। और ये बस बार आपकी जब भी कोई आपकी मान लेते हैं कोई बस बार आपकी जो पावर है, वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह आपको ट्रांसफर करती है। जो आपकी इंडोर बस होती है। अब इंडोर और आउटडोर बस क्या है? आउटडोर बस का मतलब क्या है? अगर आपका जनरेटिंग स्टेशन से पावर किसी सब स्टेशन में आ रहा है, तो वो एक तरीके का आउटडोर बस बार हो गया। और इंडोर क्या होता है? एक सब स्टेशन के अंदर ही अगर पावर को ट्रांसमिट करना है किसी बस बार थ्रू, तो वो हमारी इंडोर बस बार होती है। ठीक है। आउटडोर बस जो होती है, वो हमारी वाइडली स्पेस, मतलब ज्यादा जगह घेरती है। और शॉर्ट सर्किट, और ये बस हमेशा आपकी शॉर्ट सर्किट ही होनी चाहिए। इन शॉर्ट मतलब आपकी सर्किट को कंप्लीट होती करती होनी चाहिए, तभी आपकी पावर ट्रांसमिट एक जगह से दूसरी जगह होगी। और जो आपकी इंडोर बस है, इंडोर बस आपकी मे बी क्लोज और ओपन हो सकती है। जो आपके बस बार का क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ चीजों पे डिपेंडेंट करता है। वो कैरेक्टरिस्टिक, वो कंसिडरेशन क्या है जिसपे हमारा बस बार का क्रॉस सेक्शन एरिया डिपेंड करता है। तो पहला है हमारा कि जो आपका सबस्टेशन है, जो आपकी इंडोर बस है, जो बस है आपकी, आप कह सकते हो उसे बस बार। तो जो बस बार है आपकी, इट शुड बी एबल टू कैरी द करंट विदाउट एनी अनड्यू हीटिंग। कोई भी अनचाही हीटिंग को जनरेट ना करते हुए आपका करंट विदाउट एनी प्रॉब्लम आपका फ्लो होना चाहिए। करंट डेंसिटी जो हमारी आउटडोर कॉपर बस बार के लिए यूज होती है, वो हमारी अप्रोक्सीमेटली 200 एम्पियर पर एमएम स्क्वायर तक हम कंसिडर करते हैं। और इंडोर एनक्लोज बस बार के लिए हम लोग 110 एम्पियर पर मीटर पर एमएम स्क्वायर। और अगर आपका एल्यूमिनियम बस बार है, तो उसकी करंट डेंसिटी आपकी कॉपर बस बार की जो डेंसिटी है, करंट डेंसिटी उसकी 61% तक हम लोग अलाउ करते हैं। और इसके अलावा दूसरी जो कंसिडरेशन हमें ध्यान रखनी है, वो है हमारा कि कोरोना इफेक्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज में। आपके इंडोर बस में या फिर आउटडोर बस में आपका कोरोना इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्द में अगर अगर हम लोग कहें कि सरफेस में जो हमारी सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस है, वो हमारी कोरोना इंसेप्शन वैल्यू
से कम रहनी चाहिए। और इसके लिए हमें क्या है, लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हायर वोल्टेज के लिए हम लोग होलो बस बार यूज करते हैं। ठीक है, जब भी आपका, ये तो हो गया आपका दूसरा कंसिडरेशन। ओके, इसी तरीके से अगर आपकी हाई शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रही है बस बार से, तो मैकेनिकल फोर्स आपका लगता है बिटवीन दी, इसके बीच में आपका दो सपोर्ट के बीच में। और ये मैकेनिकल फोर्स की डायरेक्शन आपकी क्या होती है, जो जो डायरेक्शन आपकी करंट की होती है, जिस दिशा में आपका करंट फ्लो कर रहा होता है, उसी दिशा में आपका ये मैकेनिकल फोर्स आपका लगता है। इसीलिए जो स्पेस होती है दोनों कंडक्टर को सपोर्ट के बीच में, जो स्पेस होती है, उसको हम लोग उसको हम लोग कम रखते हैं, ताकि जो फोर्स है आपका मैकेनिकल फोर्स जो लग रहा है वो हमारा कम लगे। तो इस तरीके से हम लोग बस बार का यूज करते हैं। और पावर ट्रांसफर, सबस्टेशन में हम लोग बस बार का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर हमारे पास दो तरीके के हैं, एक तो है हमारा पावर ट्रांसफार्मर और एक है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग वो देख लेते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर आपका होता क्या है। तो पावर ट्रांसफार्मर एक तरीके का आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर आप उसे कह सकते हैं, जो आपके जनरेटिंग स्टेशन पे यूज होता है फॉर दी स्टेप अप पर वोल्टेज के लेवल को स्टेप अप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पावर ट्रांसफार्मर। जबकि आपका जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो आपका रिसीविंग साइड पे होता है, और सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए हम लोग स्टेप डाउन वोल्टेज का यूज करते हैं, तो वो भी एक तरीके का पावर ट्रांसफार्मर है। ओके, अगर आपका ट्रांसफार्मर लार्ज केवी रेटिंग का है, तो हम लोग सिंगल थ्री फेज यूनिट या फिर हम लोग थ्री सिंगल फेज यूनिट का यूज करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, तीन फेज का ट्रांसफार्मर हो सकता है या फिर सिंगल फेज के तीन अलग अलग ट्रांसफार्मर भी हम लोग यूज करते हैं एज ए पावर ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज, जो सिंगल थ्री फेज यूनिट होता है, वो हमारा इकोनॉमिकली और कम स्पेस को यूज करता है। इकोनॉमिकली भी वो अच्छा है, मतलब कम कम महंगा है, और जो कनेक्शंस हैं वो सिंपलर है। लेकिन जो तीन सिंगल फेज अगर यूनिट हम लोग यूज करते हैं, वो भी आपका हैंडल करना उसको इजी है एज कंपेयर टू थ्री फेज ट्रांसफार्मर, लेकिन वो आपकी ज्यादा एक्सपेंसिव है और आपके ज्यादा स्पेस को रोकता है। टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर भी हम लोग यूज करते हैं फॉर दी, और उसके अलावा हम लोग स्टार डेल्टा या फिर डेल्टा स्टार कनेक्शन यूज करते हैं उसके अंदर। अगर आपकी स्टार स्टार कनेक्शन यूज हुई है, तब आपकी जो डेल्टा कनेक्टेड टर्शियरी वाइंडिंग है, वो आपकी हार्मोनिक वोल्टेज को सप्रेस करने के लिए यूज होती है। जनरली अगर हम लोग एक से ज्यादा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं एक से ज्यादा ट्रांसफार्मर, फॉर बेटर रिलायबिलिटी के लिए, ताकि पावर का जो ट्रांसफर है वो इजीली हो सके और वो ज्यादा भी हो सके। ठीक है, और टोटल एमवीए कैपेसिटी जो होती है ट्रांसफार्मर की, वो आपकी एमवीए रेटिंग आपको सब स्टेशन पे देखने को मिलेगी। सेकंड है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जो हमने करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ चुके हैं, वो हमारा यूज होता है एज एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। और वो क्यों रिक्वायर्ड होता है, तो उसके दो पर्पज है, फॉर मीटरिंग पर्पज। ये दोनों पर्पज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सीटीपीटी जब मैंने पढ़ाया था तब आपको ये सारे पर्पज मैंने कंप्लीट करवा दी थी, और किस तरीके से हम लोग उसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हमने वो लेक्चर में जान लिया था। नाउ करंट ट्रांसफार्मर जो होता है आपका, वो स्टेप डाउन करता है सिस्टम के करंट को टू लोअर वैल्यू, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो सिस्टम वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है फॉर दी, किस चीज के लिए, मीटरिंग पर्पज के लिए। जो रेटेड सेकेंडरी करंट होता है सिटी का, वो जनरली आपका एक या फिर दो या फिर 5 एम्पियर का होता है। और जो रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज होता है पीटी का, वो जनरली कितना होता है, 100 या फिर 110 या फिर 120 वोल्ट होता है। ये जो स्टेप डाउन करंट हो रहा है या फिर वोल्टेजेस हो रहे हैं, वो हमारे मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं फॉर दी करंट, वोल्टेज, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, एनर्जी, पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी। इन सबको मेजर करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और जो रिलेज है, रिलेज आती है हमारी, तो वो रिलेज हमारी एबनॉर्मल कंडीशन में डिटेक्ट करने के लिए, और उसको मॉनिटरिंग सिस्टम में किसी वोल्टेज को और करंट जो हमारी आउटपुट में सप्लाई हो रही है सीटी और पीटी के, उसको मॉनिटर करने की हमारी रिले यूज होती है। और वोल्टेजेस, हाई टेंशन साइड पे वोल्टेजेस हम लोग जो मेजर करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो हम लोग करते हैं कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर से।
सीवीटी यूज करते हैं फॉर हाई टेंशन मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज के लिए। सीवीटी जो होता है वो आपका एक तरीके का कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर होता है, और वो एक तरीके से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के साथ यूज होता है फॉर लोअर आउटपुट वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटिव डिवाइडर। और इस यूनिट को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो उसके सेकेंडरी वोल्टेज है पीटी के, वो सब्सटेंशियली प्रोपोर्शनल हो किस चीज के, इन फेज विद द इनकमिंग वोल्टेज अप्लाइड टू द कैपेसिटर डिवाइडर यूनिट। तो ये था हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। नाउ तीसरा है हमारा सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या है? सिंपल, सर्किट को ब्रेक करने वाला, नाम में उसका अर्थ छुपा है। सर्किट को ब्रेक करने वाला हमारा सर्किट ब्रेकर होता है। अब हमें सर्किट ब्रेकर की जरूरत क्यों पड़ी? सर्किट ब्रेकर की जरूरत इसलिए पड़ी कि मान लीजिए किसी भी सिस्टम में, किसी भी लाइन में आपका कोई फॉल्ट जनरेट हो रहा है, कोई भी फॉल्ट हो रहा है, तो वो फॉल्ट आपका आगे किसी भी, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, रिलेज हो गई, ये सबको नुकसान ना करे, उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाव करने के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। और ये आपका ऑटोमेटिकल और मैन मेड, मतलब सर्किट ब्रेकर क्या है, दो तरीके से वर्क करता है, मैन्युअली भी वर्क कर देता है और ऑटोमेटिकली भी वर्क करता है। ऑटोमेटिकली वर्क करने के लिए सर्किट ब्रेकर के साथ हमें रिले का यूज करना पड़ता है। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन जो होती है, वो उस नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो हमारे सर्किट ब्रेकर की दोनों पैर है, पैर PAIR पैर, वो हमारी क्लोज रहती है, और सर्किट ब्रेकर आपका नॉर्मली वर्क कर रहा होता है, यानी करंट को पास होने दे रहा होता है। लेकिन किसी भी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में या किसी भी ओपन सर्किट कंडीशन में जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, वो हमारा वो हमारा क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करता है। और क्यों ब्रेक करता है? ताकि कोई किसी भी तरीके का डैमेज हमारे महंगे इक्विपमेंट, सर्किट्स, रिले, इनको ना हो। सर्किट ब्रेकर के अलावा हमारे पास आइसोलेटर्स हैं। आइसोलेटर हमारा क्यों यूज होता है? फॉर दी आइसोलेटिंग पर्पस। किसी भी सर्किट को, किसी भी एक सर्किट को पूरे सिस्टम से अगर आपको आइसोलेट करना है, यानी दूर करना है, आइसोलेट का मतलब दूर करना है, तो उसके लिए हम लोग आइसोलेटर का यूज करते हैं। और आइसोलेटर जो होते हैं, आइसोलेटिंग जो सर्किट होती है, उसमें ब्रेकर के साथ आपको दिया होता है फॉर दी मेंटेनेंस और रिपेयर पर्पस के लिए। किसी भी बस सिस्टम को सेक्शन वाइज, मतलब सेक्शन वाइज, किसी भी बस सिस्टम को सेक्शन वाइज अगर आपको डिवाइड करना है, तो आइसोलेटर्स आपका यूज होता है। आइसोलेटर आपके अंडर लोडेड कंडीशन में कभी भी ओपन नहीं किए जाते, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आपका सिस्टम में किसी भी तरीके का फॉल्ट हो रहा है, तो आप सबसे पहले उसका सर्किट ब्रेकर ऑफ करेंगे, देन उसका आइसोलेटर ओपन करेंगे। ओके। और उल्टा, अगर किसी भी चीज को अगर वर्किंग कंडीशन में लाना है, किसी भी डेड सर्किट को अगर वर्किंग कंडीशन में लाना है और उसको पावर सिस्टम से कनेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आइसोलेटर बंद करते हैं, आइसोलेटर को क्लोज करते हैं, देन उसके बाद आपका सर्किट ब्रेकर क्लोज होता है। इस तरीके से लाइन बाय लाइन आपका प्रोसेस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आइसोलेटर के अलावा हमारे पास फ्यूज अवेलेबल है। फ्यूज क्या होता है? एक नॉन एडजस्टेबल डायरेक्ट एक्टिंग और सिंगल फेज डिवाइस के लिए यूज होता है फॉर दी प्रोटेक्शन पर्पस। किसी भी इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग फ्यूज यूज करते हैं। फ्यूज तो आपको हमने देखा ही होगा, एक आपका पतला कॉपर वायर या फिर पतला किसी भी तांबे का वायर हो गया, या फिर आपका एल्यूमिनियम का वायर हो गया, एकदम पतला, वो आपके दो फ्यूज के बीच में आपका लगा हुआ होता है, जो आपका करंट फ्लो होने देता है। और जैसे ही आपका कोई शॉर्ट सर्किट कंडीशन आती है, तो ये जो आपका वायर है, छोटा सा पीस है, छोटा टुकड़ा है, ये आपका मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन पर्पस के लिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं। तो फ्यूज का यूज हमारा सबस्टेशन में भी होता है। और फ्यूज के अलावा हमारे पास लाइटिंग अरेस्टर्स होता है। लाइटिंग अरेस्टर्स का क्या है कि जो हमारे आउटडोर स्टेशन में कोई भी इक्विपमेंट है, तो उसको डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक से बचाने के लिए हम लोग लाइटिंग अरेस्टर का यूज करते हैं।
इसके अलावा कि कोई भी ट्रैवलिंग वेव्स है उसको किसी स्टेशन की ओवर ट्रांसमिशन लाइन से हमें रीच करना है, किसी कैच करना है, तो हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे आपका सर्ज डिवाइडर होता है जो आपका सर्ज वोल्टेज को अर्थ में बाईपास कर देता है और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है आपका। कोई भी, मान लीजिए आपका कोई बड़ा ट्रांसफार्मर है तो वो आपका सबस्टेशन के अंदर नहीं आ सकता, उसको सबस्टेशन के बाहर रहना पड़ेगा। तो सबस्टेशन से बाहर रह रहा है तो कभी भी आपका लाइटनिंग, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक हो सकता है ट्रांसफार्मर में। इसलिए उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस वायर आपका ग्राउंड किया जाता है जिसको हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं। ये लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है कि बाहर से कोई लाइटनिंग अगर आपके ट्रांसफार्मर पे गिरने वाली है या गिर रही है तो उसको डायरेक्टली वो ग्राउंड कर देता है और हमारे ट्रांसफार्मर को बचा लेता है। इस तरीके से हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर के साथ साथ हमारे पास है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या है वो तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता ही दिया कि आपके इंसुलेटर क्यों यूज होते हैं और कौन कौन से टाइप के इंसुलेटर हमारे पास अवेलेबल है। इंसुलेटर के अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास अर्थिंग स्विच है। अर्थिंग स्विच, अर्थिंग स्विच किस चीज के बीच में कनेक्ट होती है, वो आपके कंडक्टर और अर्थ के बीच में कनेक्ट होती है। नॉर्मली आपकी अर्थिंग स्विच ओपन पोजीशन में होती है, लेकिन जब भी आपकी लाइन डिस्कनेक्ट होती है तो ये जो स्विच है इसको हम लोग क्लोज करते हैं। क्यों क्लोज करते हैं, ताकि जो आपका डिस्चार्ज है, जो रेसिडुअल चार्ज आपका रह गया है किसी भी मशीन में, किसी भी इक्विपमेंट में, उसको हम लोग डायरेक्टली ग्राउंड कर सके। इसीलिए अर्थिंग स्विच के अलावा हमारे पास शंट कैपेसिटर और रिएक्टर्स यूज होते हैं जो हमारे इक्विपमेंट, जो हमारे सबस्टेशन में यूज होते हैं। तो ये जो कैपेसिटर्स है वो आपका रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है फॉर दी टू दी लोड्स और हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जो ये रिएक्टर्स है आपका, वो आपका किसी भी लाइन के अंदर जो कोई रिएक्टिव पावर अगर एक्स्ट्रा आ रही है तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है। तो शंट कैपेसिटर और रिएक्टर का काम ये है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि कोई भी शॉर्ट सर्किट हो गया तो किसी उस कंडीशन में अगर आपके आग लग जाती है तो हमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में क्या क्या आ सकता है, आपका एक्सटिंग्विशर आता है। एक्सटिंग्विशर में क्या क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स होते हैं जो आपके व्हील फिटेड ट्रक पे रखे हुए होते हैं विद सुटेबल मेटल मेटल हॉजेस, नोजल्स। इसके अलावा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में आपकी रेती, फिर पानी, पानी से भरी हुई बकेट्स, ये सब आपकी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में आती है। तो ये सारी जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है ये आपकी एक कन्वीनियंट प्लेस पे रखी होनी चाहिए, जिससे अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो वो इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग उसे यूज कर सके और जल्दी यूज कर सके। इस तरीके से उसे ऐसे कन्वीनियंट प्लेस पे रखा जाता है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के अलावा हमारे पास है सबस्टेशन ऑक्सिलरी सप्लाई। किसी भी सबस्टेशन में कोई भी सबस्टेशन आपका दो ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे आपका जो 11 केवी का मेन ट्रांसफार्मर होता है वो मेन बस बार से यूज होता है, मेन बस बार से कनेक्टेड होता है और सप्लाई के लिए यूज होता है। और जो एक ऑक्सिलरी भी आप ट्रांसफार्मर रखते हैं जिसका वोल्टेज रेटिंग क्या होता है, 400 वोल्ट हो सकता है या फिर 230 वोल्ट हो सकता है। इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे कुछ ऑक्सिलर्स के काम आती है, जैसे आपका एयर ब्लास्ट फैंस हो गया पावर ट्रांसफार्मर के लिए, बैटरी चार्जिंग सेट हो गया, ऑयल सर्विसिंग फैसिलिटीज के लिए हो गया, कंप्रेसर यूनिट हो गया, वेंटिलेटिंग फैंस के लिए यूज हो गया, स्टेशन बिल्डिंग में हमारा कुछ सप्लाई जा रहा है, वाटर सप्लाई के लिए, हीटिंग सिस्टम इक्विपमेंट के लिए, ये सब के लिए हमें एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर की या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सिलरी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो ये भी आपका एक पार्ट है और सबस्टेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कंट्रोल रूम। ये कंट्रोल रूम हमारा होना ही चाहिए हर सब स्टेशन में। तो कंट्रोल रूम जो होते हैं सब स्टेशन के, उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक तो आपका इंस्ट्रूमेंट्स पैनल्स होती है, रिलेस होती है उसके अंदर,
बैटरी और बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट होते हैं जो हमारे ट्रिप सर्किट के लिए यूज होते हैं। एक सुपरवाइजरी कंट्रोल एपरेटस होता है, आजकल हम लोग पीएलसी और स्काडा का यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में बात करने के लिए हमारे पास टेलीफोन सिस्टम भी अवेलेबल होती है और इन दी कंट्रोल रूम। प्रोटेक्टिव रिलेज जो होती है वो आपकी अकॉर्डिंग टू उसके फंक्शन आपके क्लासिफाई की जाती है। जैसे एग्जांपल आपका यहाँ पे दे रखा है ओवर करंट रिले का। तो जब आपका करंट का मैग्नीट्यूड उसकी प्रीसेट वैल्यू से अगर एक्सीड होता है तब आपकी ओवर करंट रिले आपकी ऑपरेट करेगी। और भी दूसरी रिलेज है जो हमारा एब्नॉर्मल कंडीशन में प्रोटेक्शन के लिए हमारी यूज होती है। और जो रिलेज है आपकी जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो रिलेज अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर से कोई भी इनपुट रिसीव करती है, कुछ भी लो वोल्टेज का हो गया, लो करंट डिवाइस का हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको कंट्रोल पैनल के थ्रू एक सिंगल वे में आपको खबर देती है। ठीक है, सिंगल वे में आपको पता करती है कि आपके कहाँ पे फॉल्ट है और कहाँ पे आपको मेंटेनेंस की जरूरत है। तो इस तरीके से कंट्रोल रूम भी एक बहुत ही मेन पार्ट हो जाता है किसी भी सब स्टेशन का। तो आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं कि सब स्टेशन में हमारे कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, तो आज हमने वो कवर अप कर लिया है। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो जो हमने बस बार स्टार्ट किया है, बस बार सिस्टम जो मैंने आपको बताया, तो बस बार सिस्टम की अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए